वेलकम बैक। बाबा ऑटोमोबाइल का नया वीडियो बच्चों को समझाने के लिए, दिमाग में घुसाने के लिए। छैनी हथौड़े से घुसा दूंगा, छैनी हथौड़ा से। कैसे समझोगे आप? इंजन खोल के तो समझो। एक इंजन से नहीं, 20, 25, 30 समझो इंजनों से। नहीं समझ में आए, एआई सिस्टम बोर्ड आ गए, इनसे समझो। नहीं समझ में आए, 50 बार इंजन खोलो, 50 बार। इसको 50 बार खोलो, इसको 50 बार खोलो, इसको 50 बार खोलो, या फिर 20 प्रकार के इंजन को 50 बार खोलो, तब तो समझ में आएगा। आज की हम लोग लाइव ट्रेनिंग देने वाले। आपके मन में कोई कचरा भरा है कि साहब सब इंजन तो एक बराबर है, तो भाई स्प्लेंडर में सिंगल स्पार्क प्लग है, पावर ज्यादा चाहिए तो इसमें डबल स्पार्क प्लग है। पावर ज्यादा चाहिए 390 सीसी केटीएम है, तो साहब इसमें सिंगल स्पार्क प्लग क्यों है, डबल इसमें क्यों नहीं दिया? अगर डबल स्पार्क प्लग से पावर बढ़ रही थी तो केटीएम में क्यों नहीं दिया साहब? अगर पल्सर में पावर चाहिए तो इसमें डबल कैम शाफ्ट है साहब, डीओएससी है, ये पल्सर में डीओएससी क्यों नहीं दी साहब, डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट। तो हर इंजन एक दूसरे से अलग होता है, इसको दिमाग में रखें। इसलिए हम लोग 3 से 4 महीने या 6 महीने तक टाइम देते हैं, क्योंकि कोई दाढ़ी बनाने वाला टाइम नहीं है कि फटाफट खोलो लगा दो बन गई ट्रेनिंग। नहीं, आपको पहले फ्लोर पे लेके आते हैं, इस फ्लोर पे जहाँ पर स्प्लेंडर से लेके केटीएम तक, बुलेट केटीएम तक 20 से 25 टाइप्स के इंजन खोलने, बांधने, समझने, दिमाग में घुसाने हैं। जब आगे फिर आप दूसरे फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पर स्प्लेंडर 100 सीसी से लेके पल्सर और अपाचे 160 सीसी तक गाड़ियां हैं। BS6 होंडा शाइन, BS6 स्प्लेंडर, BS6 प्लेटिना, BS6 सिटी डीलक्स, BS6 TVS, बजाज पल्सर, TVS अपाचे, ऐसी 7 से 8 गाड़ी। पूरा इंजन एक एक नट बोल्ट आपको अपने हाथ से टेबल पर रखना है, लगाना है और खुद से ही स्टार्ट करना है। ट्रेनर नहीं, खुद से स्टार्ट करना है हर गाड़ी को, जो मैंने नाम लिया अभी आपके सामने। उसके बाद दूसरे फ्लोर के बाद तीसरे फ्लोर पे जाएंगे जहां पर BS4 बुलेट, BS6 बुलेट, KTM, R15, CNG बाइक, इस तरह की प्रीमियम गाड़ियां हैं जो पूरा इंजन को नंगा करके यहां रखना है, लगाना है। भाई साहब पैकिंग भी लगेंगी, सामान भी लगेगा, तभी स्टार्ट होगा। ये 50 रुपए की पैकिंग के पीछे ये थोड़ी है कि इंजन थूक से चिपका के स्टार्ट कर दूंगा। सब कुछ लगेगा तभी गाड़ी में ला के गाड़ियों को स्टार्ट करना, चाहे वो KTM हो, चाहे R15 हो, चाहे CNG बाइक हो, चाहे BS4 बुलेट हो, चाहे BS6 बुलेट हो। जब ये तीसरे फ्लोर पे हो जाएंगे फिर गाड़ियों के सेंसर, वायरिंग, स्कैनिंग, कोडिंग समझना है। तीसरा फ्लोर, तीसरा महीना। चौथे फ्लोर पे BS6 बाइक का ECM रिपेयर करना, BS6 बाइक का सेंसर रिपेयर करना, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा को भी समझना। ये चारों फ्लोर के लिए 4 बड़े बड़े फ्लोर्स बना रखे हम लोगों ने अलग अलग। चारों फ्लोर्स पे अलग अलग पंखे हैं, लाइट हैं, व्यवस्था है, अलग ट्रेनर है, अलग टूल्स हैं। पहले फ्लोर का अलग व्यवस्था है, अलग टूल्स है, अलग ट्रेनर है। दूसरे फ्लोर के लिए अलग ट्रेनर है, अलग टूल्स है, अलग व्यवस्था है। तीसरे फ्लोर के लिए अलग टूल्स है, अलग व्यवस्था है, अलग ट्रेनर है। चौथे के लिए इलेक्ट्रिक के लिए भी अलग टूल्स हैं, अलग मशीन है, अलग व्यवस्था। भाई साहब हम पागल नहीं है जो आपके लिए 4 फ्लोर खोल के बैठे हैं। 20 पंखे लगते हैं एक फ्लोर पे, कूलर चल रहा है, लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया कॉन्सेप्ट आपको पहले बचपन में ABCD सीखना है भैया। नर्सरी में जाके, नर्सरी में 10 के पहाड़े नहीं सिखाएंगे, कब समझोगे आप? आपको पहले ABCD सीखोगे तब आप 100 सीसी का करके 125 पे आओगे, 125 से 150 पे आओगे, 150 से 160 पे आओगे, 160 से 250 पे आओगे, 250 से बुलेट 350 पे आओगे, 350 से 390 पे आओगे। 6 7 ट्रेनर हम लोगों ने लगाए हुए हैं अलग अलग। अब इसका प्रमाण क्या है कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? एक दिन का डेमो ट्रेनिंग फ्री है, बिल्कुल फ्री है। एक दिन आप आओ, तीनों चारों फ्लोर पे मिलो, सारे बच्चों से बात करो, संतुष्टि मिले तभी एडमिशन लेने, नहीं तो जयपुर घूम के जाना, मेरे संग चाय पी के जाना, 2 बात अपनी सुना के जाना, 2 बात मेरी सुन के जाना, दुख सुख बांट लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ट्रेन टिकट करके सिर्फ व्हाट्सअप करना है, सिर्फ व्हाट्सअप ट्रेन टिकट। उस ट्रेन टिकट से आपका एडमिशन है, 1 रुपये आपको ऑनलाइन नहीं है। 2500 रजिस्ट्रेशन अब आपको आने के बाद ही देना है, यहाँ पर आने के बाद। और 30,000 फीस है। फीस को भी आप 2 बार में दे सकते हैं, 2 टाइम्स। 30,000 को 2 बार में भर सकते हैं। और हॉस्टल का आप बाहर रहें, मेरे पास रहें, कहीं भी रहें, हॉस्टल का कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरे पास रहते हैं तो 6,500 के समथिंग में आपको रहना, खाना, पीना सब मिलता है। 2-3 बिल्डिंग्स हैं अलग अलग, एक जगह समझ में, दूसरी जगह, दूसरी 3 जगह, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पे है। अब आपको चलते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे मिलवाते हैं कौन कहाँ से आया है, और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हर इंजन एक दूसरे से अलग क्यों है। प्रैक्टिकल वीडियोस तो आपने बहुत देखे, आज थोड़ा सा थ्योरी ज्ञान आपको दिखाता हूँ, समझिए, आप भी सुनिए और अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाइए।
ये हमारा पिस्टन सिलेंडर है। ऐसे पिस्टन सिलेंडर में अगर पल्सर या स्प्लेंडर की बात करूं या 100 सीसी 150 सीसी बात करूं तो इसमें एक हमारा इनटेक वाल्व है और एक हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है। दोनों को ड्राइव करने के लिए क्या लगी हुई है, यहां पर कैमशाफ्ट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कैमशाफ्ट यहां पर लगी हुई है। अब कैमशाफ्ट से दोनों वाल्व किसके थ्रू खुल रहे हैं? रॉकर। ये क्या लग रहे हैं आपके? रॉकर आर्म। अब आपको जो स्पार्क प्लग अगर आप सेंटर में इसमें लगाना चाहेंगे बजाज पल्सर में, तो यहां पर स्पार्क प्लग में स्पेस है ही नहीं कि आप हेड पे क्या लगा दें? स्पार्क प्लग। 4 स्ट्रोक में स्पार्क प्लग बेस्ट कब काम करता है? जब स्पार्क प्लग सेंटर में लगा रहे। इसमें आप देखेंगे स्प्लेंडर में तो यहां पर क्या आता है? सिंगल स्पार्क प्लग आता है। इसमें स्प्लेंडर गाड़ी में यहां पर लग रहा है सिंगल। अब मान के चलिए ये हमारा, अब मैं इसका बना रहा हूं साइड व्यू स्प्लेंडर का। ये हमारे स्प्लेंडर का इंजन है, ये हो गया पिस्टन सिलेंडर, ये आ गया इसका हेड, ये आ गया इसका पिस्टन सिलेंडर। अब जो इसका हेड है तो मैंने क्या कर रखा है, साइड से स्पार्क प्लग लगा रखा है। इसमें ऊपर जो आपका ये है हेड है, टैपेट कवर जो है इसका ब्लॉक के ऊपर जो हेड है, यहां पर मैं, अब पिस्टन हमारा कहां से स्टार्ट है? यहां से, ये दिख रहा है आपको, पेचकस रखा है मैंने, यहां से लेके यहां तक ये है इसका ब्लॉक, और यहां से स्क्रू ड्राइवर से लेके यहां तक हेड और टैपेट कवर है। अब इसकी लंबाई नापूं मैं इतनी, तो इतना लंबा स्पार्क प्लग हो सकता है क्या? अगर हो भी गया तो मैं इसके फ्रंट से डाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या लगा हुआ है? हमारी कैम शाफ्ट ये लगी हुई है। तो कंपनी ने क्या किया, हमको स्पार्क प्लग कहां चाहिए? पिस्टन सिलेंडर के हेड में। तो यहां से साइड से हम लोगों ने क्या लगा दिया? इसमें स्पार्क प्लग लगा दिया, जो इंजन के अंदर स्पार्क चाहिए हमको पहुंच गया। अब आप ये मान के चलिए कि स्पार्क जो होगा, पहले ब्लास्ट जो होगा वो किस कॉर्नर पे होगा? जहां पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है। अगर ये यहां पर लग रहा है तो यहां पर आपका सबसे पहले स्पार्क कहां होगा? ब्लास्ट यहां पर ज्यादा होगा इस जगह की तुलना में। होगा कि नहीं होगा? इस जगह की तुलना में कहां पर होगा ज्यादा? यहां होगा। अब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन हमारा क्या चलता है? फ्री चलता है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर फ्री चलता है। अब मैं पिस्टन के एक तरफ वजन ज्यादा डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ब्लास्ट कहां पर हो रहा है? इस तरफ आपका हो रहा है ज्यादा, पिस्टन के इस एरिया पे। तो यहां से तो पिस्टन पे क्या आएगा? दबाव ज्यादा, और यहां पर इस कोने पे दबाव क्या रहेगा? कम। ये समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं पिस्टन सीधा सीधा एक तरफ से दबाऊंगा तो एक तरफ से पिस्टन क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा टिल्ट होकर झुक के चलेगा, और ये जो एरिया है यहां पर ये ज्यादा ब्लॉक क्या होगा? वियर टियर होगा। इस तरफ की जो रिंग है वो क्या होंगी? ज्यादा घिसेंगी या नहीं घिसेंगी सिंगल में। अब ये हम लोगों के पास क्या, केटीएम के कुछ इंजीनियर आए, उन्होंने क्या किया? डबल कैमशाफ्ट लगाई। ये हमारा केटीएम का हेड है, इसमें डबल इनटेक वाल्व है, ये इनटेक वाल्व 2, और डबल इसका क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व। तो इसमें क्या कर उन्होंने? कैम शाफ्ट भी कितनी कर दी? डबल कर दी। यहां की कैम शाफ्ट ये 1, और यहां की कैम शाफ्ट ये 2। तो बीच का जो एरिया है केटीएम जैसी बाइकों का जिसमें डबल कैम शाफ्ट है, उसमें आप होल करके स्पार्क प्लग को आपने कहां लगा दिया? डायरेक्टली पिस्टन सिलेंडर के सेंटर में। भाई ये पल्सर है, बजाज पल्सर, एक स्पार्क प्लग से ब्लास्ट कम हो रहा है, आग कम लग रही है, एक स्पार्क प्लग, हमको डबल स्पार्क प्लग लगाना होता है। तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं इस पल्सर के इंजन को? DTSI, डुअल। DTSI का क्या फुल फॉर्म है? DTSI बताइए सर। डुअल टोन स्पार्क इग्निशन, या फिर डिजिटल टोन स्पार्क इग्निशन बोलते हैं। बेसिकली आप क्या याद रखिए? डुअल टोन स्पार्क इग्निशन है, डिजिटल टोन स्पार्क इग्निशन, मतलब डबल स्पार्किंग हो रही है।
पेट्रोल तो हेड में जा रहा है, ब्लॉक में जा रहा है, लेकिन अगर सिंगल हमारा इधर अगर ये लगा रहेगा स्पार्क प्लग, तो यहां पर एक तरफ इसमें आग लगेगी और इधर आग का टाइम कम लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वली आग लगने के लिए डबल स्पार्क प्लग लगाए इसमें, जिससे एयर भी ज्यादा डाली, जल्दी आग हुआ, जल्दी ब्लास्ट हुआ। फ्यूल उतना ही है, लेकिन जल्दी आग लगाने के लिए क्या किया हम लोगों ने, डबल स्पार्क प्लग इसमें दोनों तरफ लगाए। इस सिस्टम को क्या बोला, DTSI, डुअल टोन स्पार्क इग्निशन। हम लोग इंसान हैं, हमको संतुष्टि होती नहीं है, हम लोगों ने बोला डबल स्पार्क प्लग से ज्यादा पावर आ सकती है तो एक और लगा दो। तो ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें 3 स्पार्क प्लग आते हैं सिंगल सिलेंडर में? पल्सर NS, पल्सर RS में कितने स्पार्क प्लग आते हैं सिंगल सिलेंडर में? सिंगल सिलेंडर में कितने स्पार्क प्लग हैं? 3। कि भाई और हवा डाल दो इसमें और ब्लास्ट जल्दी करो। हमें पेट्रोल नहीं बढ़ानी, हमें उसी पेट्रोल में, ये स्प्लेंडर का इंजन था साहब, इसको हमने 150 सीसी कर दिया। जैसे अपाचे का इंजन है, अपाचे में सिंगल स्पार्क प्लग है, लेकिन पल्सर को हम लोग स्पोर्ट टाइप की नजर में देखते हैं, जल्दी ब्लास्ट हो, ज्यादा पिकअप आए, इसलिए हम लोग ने पल्सर गाड़ी उठती है इतनी। तो इंजीनियर ने बोला भाई साहब अगर इसका सिंगल स्पार्क प्लग से चलाएंगे तो मरी मरी उठेगी, हमें ज्यादा पावर चाहिए। तो कंपनी ने बोला ज्यादा पेट्रोल भेज दो। कंपनी बोले नहीं भाई पेट्रोल ज्यादा मत भेजो, थोड़ी सी एयर की मात्रा इसमें ज्यादा कर दो, एयर तो चलेगी ज्यादा, लेकिन एक स्पार्क प्लग इसमें आग लगाने के लिए उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि वो एक तरफ ही चिंगारी बन रही है और यहां तक आता है तो चिंगारी कम हो रही है। तो कंपनी ने डबल स्पार्क प्लग लगा दिया सब डबल। फिर कंपनी ने बोला साहब और हमें स्पार्क चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, तीसरा स्पार्क प्लग लगा दिया जो पल्सर NS RS में आ रहा है। तो वर्ल्ड में सिर्फ एक गाड़ी ऐसी है सिंगल बाइक इंजन की हमारे इंडिया में कि उसमें 3 स्पार्क प्लग आते हैं। स्टार्ट 1 से भी हो जाएगा, स्टार्ट 2 से भी हो जाएगा, लेकिन जितना स्पार्क उसमें बढ़ता जाएगा 3 का, उतना जल्दा फटाफट से वो पेट्रोल गई और ब्लास्ट हुआ, हैमर इफेक्ट आया, नीचे पिस्टन प्रेशर से नीचे जाएगा। फ्यूल उतनी है, एयर उतनी है, लेकिन स्पार्क प्लग हमने लोगों ने इसमें बढ़ा दिए। अब ये तो है 150 सीसी। अब हम लोग जो KTM यूज करते हैं, तो KTM गाड़ी तो 400 सीसी है, 390 सीसी। इंजन कहाँ है KTM का सर? इंजन कहाँ रखा है KTM वाला? वैसे सर KTM का इंजन लाना एक बार, या फिर हेड लिया उसका हेड KTM आगे साथ 390 सीसी इंजन कंपनी ने बना दिया। KTM और बजाज एक ही कंपनी है, पेरेंट कंपनी है। जैसे फॉक्सवैगन आती है कार, WV फॉक्सवैगन, स्कोडा कार जो है स्कोडा, उसकी पेरेंट कंपनी कौन है? फॉक्सवैगन। लैम्बोर्गिनी आती है, लैम्बोर्गिनी की पेरेंट कंपनी क्या है? उसकी माई बाप कंपनी क्या है? फॉक्सवैगन। बुगाटी आती है, बुगाटी, उसकी माई बाप कंपनी क्या है? फॉक्सवैगन। ऑडी आती है, ऑडी की माई बाप कंपनी क्या है? फॉक्सवैगन। तो फॉक्सवैगन की मेन कंपनी फॉक्सवैगन है, उसने सब कंपनियों को खरीद रखा है। ऐसे ही KTM और बजाज एक ही सिंगल कंपनी है, लेकिन बजाज करती है कि भाई 100 सीसी गाड़ी दो, 150 सीसी गाड़ी दो, और KTM करती है सिर्फ हैवी सीसी गाड़ियाँ, स्पोर्ट गाड़ियों के लिए जानी जाती है। अब मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से, ये सिंगल सिलेंडर पिस्टन वो था स्पार्क प्लग, मैंने इसमें डबल स्पार्क प्लग कर दिए, पावर बढ़ गई। पल्सर NS में 3 कर दिए, लेकिन सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाला तो इंजन कौन सा है? KTM है। लेकिन इसमें तो हमारा जो स्पार्क प्लग है वो क्या रहता है? सिंगल स्पार्क प्लग ही है। इसमें हमको जरूरत क्यों नहीं पड़ी डबल स्पार्क प्लग लगाने की? एक तो इसका स्पार्क प्लग कहां लग रहा है? डायरेक्टली हेड से लग रहा है अंदर। दूसरा, इसमें पेट्रोल ऑलरेडी क्या जा रही है? ज्यादा जा रही है। पेट्रोल का जो रेशियो है, तो KTM जो लोग लेते हैं वो एवरेज को देख के नहीं लेते। पल्सर का 50 का एवरेज होना चाहिए, 50-55 का, 45 का। KTM का 30 भी होगा तो चलेगा, क्योंकि गाड़ी सेल ही क्यों हो रही है? इसकी स्पीड, परफॉर्मेंस, व्हीली, रेस के लिए। तो इसमें 20-25 का एवरेज देगा तो भी लोग सेटिस्फाई हैं। तो ऑलरेडी इसमें क्या है? फ्यूल का रेशियो जो है वो ज्यादा जा रहा है। दूसरा, इसमें डबल इनटेक वाल्व है, डबल कैमशाफ्ट है, डबल इनटेक है और डबल
कैम शाफ्ट है। एक बार सर वो 14-15 चाबी लाना सर, विनोद सर, इसमें टैपेट कवर खोलो पल्सर का। तो इसमें मैं आपको जो बता रहा था, ये साइड से आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें साइड से जो जा रहा है वो क्या है, इसमें डबल कैम शाफ्ट है। हो गया सर, हो गया। डबल कैम शाफ्ट की वजह से क्या है कि आपको स्पार्क प्लग लगाने को क्या मिल गया, इसमें जगह मिल गई। लेकिन अगर पल्सर में अगर मैं सेंटर में लगा दूं, अगर पल्सर में डबल कैम शाफ्ट देकर लगा दूं, तो इसके स्पार्क प्लग को भी सेंटर में लगा के इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कंपनी क्या होता है, जो भी कंपनी जो बनती है ना, इनका पेटेंट रहता है, जो वाल्व का जो एंगल है, इन सब का क्या है, पेटेंट है कि भाई मैंने जो केटीएम में वाल्व का जो एंगल या वाल्व का जो मटेरियल मैंने पेटेंट करवा रखा है, दूसरी कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती है। यहां पर ये आपकी है SOSC बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, SOSC, SOSC क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, इसमें क्या करेंगे आप, स्पार्क प्लग साइड से इंक्लाइंड ही लगा सकते हैं, इंक्लाइंड एंगल। और अगर DOSC है, ये आपकी क्या है, DOSC, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, इसमें क्या करेंगे आप, स्पार्क प्लग सेंटर से आप लगा सकते हैं। 2 इनटेक वाल्व हो गए, इसमें 2 एग्जॉस्ट वाल्व हो गए। अब इसमें टैपेट सेट करने की जरूरत नहीं है, केटीएम के इंजन में टैपेट सेट करने की जरूरत इसमें है ही कहां, टैपेट या रॉकर, टैपेट और रॉकर सेट करने की रिक्वायरमेंट कहां आएगी आपको, सिंगल SOSC इंजन में, SOSC मतलब सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट में। यह जरूरी क्यों है आपको पता लगना, आपके पास मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उसमें टक 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 हेड में से आवाज आ रही है, तो आपने क्या बोला उसको, भाई साहब ये तो बिजी है, उसको छोड़ जाओ, 200 रुपये लूंगा, शाम को गाड़ी ले जाना। आपके मन में क्या आ गया, टैपेट की आवाज कट कट में सेट करके उसको दे दूंगा, टैपेट को सेट करके। आपने खोल के देखा तो उसमें क्या निकला, DOSC, डबल कैम शाफ्ट, इसमें तो टैपेट है ही नहीं है। वो 2 गाली देके और जाएगा, भाई तेरे को नहीं आता, मेरी गाड़ी क्यों रखी, क्यों टाइम वेस्ट किया। तो आपको गाड़ी खोलने से पहले पता रहना चाहिए कि जो इंजन आ रहा है उसमें वो कॉन्सेप्ट क्या है उसका। आपके पास स्प्लेंडर आई या एक आई पल्सर, किक की स्प्रिंग टूट गई, एक तो आई स्प्लेंडर, एक आई आपके पास पल्सर। पल्सर गाड़ी गियर में है, गाड़ी गियर में है तो आप क्लच दबा के पल्सर को स्टार्ट कर सकते हो, या अपाचे को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो किक शाफ्ट है, किक शाफ्ट का गियर है, वो किसको ड्राइव दे रहा है, आउटर हाउसिंग, इंटरमीडिएट से आउटर हाउसिंग की गियर को। आउटर हाउसिंग किसको घुमा रहा है, प्राइमरी गियर को, जो क्रैंक शाफ्ट पे लगा हुआ है, और प्राइमरी गियर से हमारी क्रैंक शाफ्ट डायरेक्टली घूम रही है। कुछ गाड़ी ऐसी आती है जैसे स्प्लेंडर है, या कुछ गाड़ी ऐसी है गाड़ी गियर में रहेगी, आप क्लच दबाएंगे तो किक क्या जाएगी, फ्री नीचे जाएगी, उससे इंजन नहीं घूमेगा आपका। क्यों, क्योंकि वो आपकी जो शाफ्ट है गियर की, वो किसको ड्राइव दे रही है, गियर की जो अपना गियर की शाफ्ट है उसके फर्स्ट गियर को। तो पावर पहले गियर में गई, गियर से पावर किस में जाएगी, क्लच प्लेट की इनर हाउसिंग में, इनर से जाएगी आउटर में, आउटर से जाएगी प्राइमरी गियर में, प्राइमरी गियर से क्रैंक शाफ्ट में, क्रैंक शाफ्ट से हमारा पिस्टन में। तो कुछ गाड़ियों के किक शाफ्ट अगर गियर से अटैच है अंदर से, तो उसके लिए तो क्या खोलना पड़ेगा आपको, पूरा की पूरा इसका ब्लॉक खोलना पड़ेगा, इंजन पूरा बिखेरना पड़ेगा, तब वो उसकी किक स्प्रिंग डलेगी। अब आपके पास कोई गाड़ी आ गई ऐसी 100 सीसी वाली जिसकी किक शाफ्ट किससे अटैच्ड है, गियर से अटैच्ड है। अब आपने कस्टमर को बोल दिया भाई जब छोड़ जाओ, 500 रुपये में इसकी किक स्प्रिंग डाल के मैं आपको दे दूंगा शाम को। आपने क्या सोचा था कि यार ये पल्सर जैसा सेटअप है, इसका साइड का क्लच कवर जो रहता है इसको खोलो, किक में स्प्रिंग सेट करो, इसकी पैकिंग लगाओ और वापस फिट करके दे दो, आध घंटे का तो काम है। और आपने जब क्लच कवर खोला, आपको समझ में आया कि भाई इसकी तो किक स्प्रिंग चैम्बर की तरफ से लगी है अंदर से,
उसके लिए पूरा इंजन ही खुलेगा। अब करके दो 500 में उसको, पूरा इंजन खोलना पड़ेगा, फिर इंजन वापस सेट नहीं होगा, उसमें सारी पैकिंग डलेंगी नई, ऑयल पैकिंग, गैसकेट डलेगी नई, पिस्टन, और अगर आपने पूरा निकाल दिया रिंग पिस्टन अलग अलग कर दिए तो बोर करके लगाना पड़ेगा। तो सारा खर्चा तुम्हारे सिर पर है। कस्टमर तो बोला तूने ली क्यों जब तेरे को पता नहीं थी। तो इसलिए आपको डिफरेंट इंजन 20 टाइप के इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आपको पता पड़े कौन सी कंपनी क्या कॉन्सेप्ट हमको दे रही है। केटीएम है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें फिन्स नहीं है, फिन्स नहीं है। इसमें देखेंगे तो क्या है, ये फिन्स है। 3 टाइप के कूलिंग सिस्टम आते हैं। कूलिंग सिस्टम इंजन के, बाइक के या कार के हो, कितने टाइप के आते हैं? बाइक कूलिंग सिस्टम पहला रहता है आपका एयर कूल्ड, दूसरा रहता है आपका लिक्विड कूल्ड, और तीसरा रहता है आपका वाटर कूल्ड। स्प्लेंडर है, इसमें फिन्स है, फिन्स रहती है आपकी एल्यूमिनियम की। गाड़ी जब रोड पे चलेगी 40 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे, तो एटमॉस्फेरिक जो हवा है वो यहां पर जाएगी, और जितना ज्यादा इसका स्पेस होगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी ज्यादा हवा के संपर्क में क्या आएगा, ये हेड और ब्लॉक आएगा। जितना एरिया बड़ा होता जाएगा, आप कूलर चल रहा है यहां से, मैं एक तो स्पीड से निकल गया और एक धीरे धीरे स्लो करके गया, कूलर की हवा आपको ज्यादा कब लगेगी? जब आपकी बॉडी उस कूलर के सामने ज्यादा देर तक रुकी है, हवा आई और निकल गई, इसकी हवा को, इसकी हीट को हवा ने एब्जॉर्ब ही नहीं किया। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा हवा से ही हेड हमारा ब्लॉक ठंडा होगा। बड़ा इंजन आ जाएगा तो इसके जो फिन्स जो हैं ये बाहर ज्यादा निकली हुई रहेंगी। रॉयल एनफील्ड का आ जाएगा, उसके फिन्स और ज्यादा निकली हुई हैं कूलिंग के लिए। दूसरा ये तो आ गया हमारा कौन सा, एयर कूल्ड इंजन। दूसरा रहता है हमारा लिक्विड कूल्ड, जिसमें क्या चलता है, पानी चलता है पिस्टन सिलेंडर के ब्लॉक में, और पानी हमेशा कहां से चलेगा, ब्लॉक के नीचे से लेकर ऊपर तक। पानी इंजन के अंदर ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, नीचे से कहां जाएगा, ऊपर। ब्लॉक साइड से क्या करेगा, ये एंट्री करेगा ब्लॉक साइड से, और यहां से ये जो है ऊपर हेड की तरफ से क्या करेगा, पानी आउटपुट हमारा आएगा। क्योंकि कूलिंग हमें कहां चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पिस्टन ब्लॉक में। गाड़ी का इंजन ऑयल है, ऑयल में डूबा, इसमें पानी मिक्स नहीं करेंगे। ऊपर हेड है, इसमें कैम शाफ्ट है, रॉकर है, इसमें ऑयल चाहिए, इसमें पानी मिक्स नहीं करेंगे। पानी कहां चाहिए, सिर्फ हमें पिस्टन सिलेंडर के आसपास वाटर जैकेट में। तो हमेशा इंजन में पानी कहां चलेगा, नीचे से ऊपर। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी इसमें ऐसा करने की, क्योंकि आपका जो केटीएम रहता है, R15 रहता है, इस टाइप्स की जो बाइक है, R15 में भी क्या है, लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो पानी यहां से तो गया ऊपर, ऊपर जाके किस में जाएगा, ये रेडिएटर में। रेडिएटर में जाता है पानी, ये आपका मान लीजिए रेडिएटर है, तो इसमें 2 टैंक होते हैं। एक तो रहता है अपर टैंक, क्या बोलेंगे इसको, अपर टैंक, जो क्या रहेगा, हॉट टैंक भी इसको बोलेंगे। जब गर्म पानी नीचे से निकल के ऊपर गर्म पानी आ रहा है, तो गर्म पानी पहले कहां रहेगा, यहां पर ऊपर वाले टैंक में जाएगा। यहां पर इसकी नालियां बनी हुई हैं रेडिएटर की, तो पानी ऊपर से इन नालियों में आता है, और नालियों के पास क्या है, हवा से गाड़ी अगर 50, 60, 100 की स्पीड पे चल रही है तो इस रेडिएटर को हवा लग रही है, और जब पानी नीचे से निकल के यहां पर आया इधर, ये इसको बोलते हैं हम लोग लोअर टैंक और कूल्ड टैंक। तो यहां पर आके पानी क्या हो जाएगा,
ठंडा, तो यहां से तो पानी जो जाएगा वो कहां जाएगा, ब्लॉक में, इंजन ब्लॉक में। ठंडा पानी नीचे से नीचे कहां जाएगा, इंजन ब्लॉक में, और नीचे से ऊपर इंजन को ठंडा करके पानी खुद गर्म होकर कहां जाएगा, ऊपर वाले में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर गाड़ी आपकी हाईवे पर चल रही है तो इसको क्या है, कूलिंग इसको हवा से मिल रही है। लेकिन आपने देखा है कि कोई लोग स्टंट करते हैं, कोई गाड़ी को वहीं में घुमा रहे हैं, कोई गाड़ी को 10 की स्पीड पर चला रहा है, या फिर आपकी गाड़ी की ट्रैफिक में फंसी हुई है, गाड़ी स्टार्ट है, 2-3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, तो इस रेडिएटर को तो हवा लग नहीं पा रही है, तो फिर भी इसको कूलिंग चाहिए। तो इसके लिए क्या लगा रहता है इस पे, रेडिएटर फैन। ये आपका रेडिएटर है, ये आपका अपर टैंक, ये आपका लोअर टैंक, और यहां पर क्या लग रहा है आपका, रेडिएटर फैन। ये ऑपरेट किससे होता है, थर्मोस्टेट स्विच। एक तो रहता है थर्मोस्टेट वाल्व, ये तो क्या करेगा, पानी के फ्लो को चालू बंद करेगा। थर्मोस्टेट वाल्व, अगर गाड़ी हमारा टेम्परेचर 80-85 डिग्री नहीं है तो गाड़ी में पानी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इंजन को हीट चाहिए प्रॉपर काम करने के लिए। मान लीजिए आपका सर्दी में आप जब बाइक स्टार्ट करते हैं, ठंडी गाड़ी, तो गाड़ी आपकी सर्दी में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है बार बार। फिर आप क्या करते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं जिससे आपका इंजन ओवरहीट हो, हाँ करते हैं सर्दियों में, क्यों कर रहे हैं कि इंजन आपका गर्म हो जाए। तो हमेशा ठंडे पानी में वाटर की सप्लाई नहीं होगी। नॉर्मली इसका टेम्परेचर माना जाता है 80 से 85 डिग्री। कितना, 80 से 85 डिग्री पे ही हमारे इंजन को कूलिंग की जरूरत होती है। 80 से 85 डिग्री पे आते ही क्या थर्मोस्टेट वाल्व है, ये किसका रहता है, हमारा एल्कोहल और ग्लिसरीन का मिक्सचर रहता है। इसमें एल्कोहल प्लस ग्लिसरीन मिक्सचर रहता है, प्लस स्प्रिंग रहती है। 80 डिग्री पे आते ही जब पानी इसके संपर्क में आता है एल्कोहल ग्लिसरीन से, तो वो क्या करता है, पानी का रास्ता सिकुड़ के खोल देता है, पानी जाना चालू हो जाता है। और जैसे पानी 60 डिग्री 70 डिग्री पे आ गया तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या हो जाता है, वापस से बंद हो जाता है। दिखता कैसा है ये, थर्मोस्टेट वाल्व। ये है। इस टाइप के इसमें स्प्रिंग नुमा खाली आकृति है ये बस, और इसमें कुछ ऐसा वो नहीं रहता। जैसे इंजन के ऊपर से हेड से निकल रहा है, पिक्चर थोड़ा क्लियर होने दो, जैसे ये है, ये हो गया क्लियर, ये स्प्रिंग है। और अंदर इसके जो आप गोल्डन देख रहे हैं, इसमें एल्कोहल और ग्लिसरीन का इसमें मिक्सचर रहता है, पिस्टन लगा रहता है। तो 80 डिग्री टेम्परेचर आते ही ये क्या हो जाता है, दब जाता है, और पानी का जो फ्लो है उसको सर्कुलेशन चालू कर देता है वाटर सप्लाई की। ये मैकेनिकल वाल्व रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहता। तो इसका काम तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी की सप्लाई को कहां भेजना, रेडिएटर में। सप्लाई को चालू करना कब, 80 डिग्री पे। अब अगर गाड़ी ऑलरेडी हाईवे पे चल रही है, गाड़ी ऑलरेडी हाईवे पे चल रही है, तो रेडिएटर को हवा से लग के, हवा के संपर्क में आते रेडिएटर ऑटोमेटिक ठंडा हो रहा है पानी। लेकिन गाड़ी अगर आपके 10 की स्पीड में या सिटी में फंसी हुई है, तो क्या होगा कि अगर इसको हवा नहीं लगेगी तो ये रेडिएटर फैन है, ये चालू हो जाएगा। इसको कमांड मिलती है किससे, थर्मोस्टेट स्विच से। थर्मोस्टेट वाल्व पानी की सप्लाई बंद चालू करने को, और थर्मोस्टेट स्विच रेडिएटर फैन को ऑन और ऑफ करने को। इसका जब अब आप R15 का इंजन करेंगे, R15 नीचे पूरा इंजन खोलेंगे
तो उसमें आपको ये इसका पंप जो लगता है वो कैम से ड्राइव लेता है। इसका R15 का पंप है जो वो किससे ड्राइव लेता है? कैम शाफ्ट से। उसमें पानी का फ्लो चलता है और उसमें रेडिएटर पे फैन लगा हुआ है, रेडिएटर फैन। तो ये तो है हमारा कौन सा सिस्टम? लिक्विड। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है कौन सा? ये तो लिक्विड हो गया आपका। तीसरा जो आता है वो आता है, सॉरी, वाटर कूल्ड मैंने बताया आपको, ये एयर कूल्ड, और जो रेडिएटर लग रहा है ये कौन सा है? वाटर कूल्ड। और एक आता है आपका ऑयल कूल्ड। लिक्विड कूल्ड की जगह क्या आएगा? ये ऑयल कूल्ड आएगा। लिक्विड कूल्ड और वाटर कूल्ड दोनों एक ही चीज है। लिक्विड कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन ये है आपके सामने। एयर कूल्ड इंजन ये है आपके सामने। फिर एक आता है आपका कौन सा? ऑयल कूल्ड इंजन। आप पल्सर आप देखेंगे, पल्सर 220 या फिर पल्सर 180 ओल्ड मॉडल इनका देखेंगे तो इनके आगे भी एक रेडिएटर लगा हुआ रहता है ऐसे। पल्सर 180 और पल्सर 220 में उसमें क्या चलता है? पानी नहीं चलता, उसमें फिंस रहती है ये। अब पल्सर 220 आप देखना, उसमें फिंस तो रहती हैं, मतलब आपका जो हेड है वो हेड किससे ठंडा हो रहा है? आपका हवा से ही। लेकिन जो उसका ऑयल है उसके ऑयल को ठंडा करने के लिए क्या लगा रखा है? उसमें रेडिएटर लगा रखा है। दिखाता हूं आपको कैसे। ये देखिए, इससे आप समझ जाएंगे। ये जो पल्सर का देना हेड निकल करता है इसमें रेडिएटर यहाँ लगा रहता है फ्रंट पे। तो इसमें इंजन का जो ऑयल, अभी ये कनेक्ट कहाँ से देखोगे आप? नीचे चैम्बर के यहाँ से कनेक्ट है, इधर से नीचे से। पल्सर 220 पल्सर 180 में पाइप कहाँ से जा रहे हैं? किस लिए? ऑयल को ठंडा करने के लिए, ऑयल के लिए। ये रहा, और ये रेडिएटर आपको आगे दिखाई दे जाएगा उसके आगे। तो उसमें पहले क्या ठंडा हो रहा था? वो ऑयल जो ठंडा हो रहा था वो किससे हो रहा था? रेडिएटर से ऑयल ठंडा हो रहा था। और हेड जो अपना पिस्टन सिलेंडर है ये हवा से, मतलब डबल कूलिंग मिल रही है उसको, क्योंकि वो पल्सर 220 या पल्सर 180 आती है वो नेकेड आती है। नेकेड मतलब अपाचे ये सब गाड़ी रहती है खुली हुई। और जैसे ये अपना R15 है या KTM 390 RC है या डुकाटी, ये सब गाड़ी क्या है? साइड से पूरी पैक्ड आती है। तो साइड से जो पैक है तो इन गाड़ियों को हवा लग ही नहीं पाती। R15 या फिर इस सब का भी गाड़ी जो है इनको हवा लग ही नहीं पा रही। हवा मिले कहाँ से इनको? क्योंकि ये साइड से लुकिंग की वजह से क्या है? पूरी की पूरी बॉडी केसिंग लगी हुई है। तो उस कंडीशन में हेड को ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? पानी। और जो पल्सर 220 है या पल्सर 180 है उसमें सीसी तो हैवी हो गया, लेकिन हेड उसका क्या है? खुला हुआ हेड है। तो खुले हुए हेड को हवा किससे लग रही है? हवा, एयर से हवा लग रही है। और उसका जो इंजन का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके लिए उसको ऑयल को कूल्ड कर रहे हैं। तो 2 टाइप से पल्सर 220 या फिर 2 जो जिसमें ऑयल कूल्ड इंजन रहता है उसमें 2 तरह से कूलिंग हो रही है। ऑयल कूल्ड भी हो रही है और एयर कूल्ड भी हो रही है। इसमें अगर इसका रेडिएटर टूट गया, फट गया, तो इंजन 2 कारण से सीज होगा। पल्सर 220 जिसमें ऑयल कूल्ड इंजन है वो 2 तरीके से सीज होगा। उसका ऑयल का पाइप फट गया, ऑयल निकल गया, तो इंजन का जो ऑयल की वजह से जहां पर ऑयल चल रहा था ब्लॉक में, क्रैंक में, रॉकर में, इन सब चीजों को क्या होगा? ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो हेड था, ब्लॉक था, इसको तो हवा से ठंडक इसको मिल रही थी। और यदि आपका इंजन कौन सा है? लिक्विड कूल्ड है। अगर इसमें अगर आपका पानी का पाइप टूट गया या पानी नहीं रहा इसमें या कूलेंट निकल गया, लीक कर गया, तो इसका अगर इंजन पानी की वजह से सीज हुआ है, लिक्विड कूल्ड इंजन अगर पानी की वजह से सीज हुआ है, तो आपको पूरा इंजन ओवरऑल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नीचे तो क्या भरा हुआ है इसमें? ऑयल डेक, क्रैंक शाफ्ट डेक, वो सब ऑयल में डूबी हुई है। गियर है, ऑयल में डूबा हुआ है। रॉकर है,
टाइमिंग चेन है ऑयल में डूबी हुई है। हीट सिर्फ कहाँ जनरेट हुई थी? पिस्टन सिलेंडर की वाटर जैकेट में। तो पिस्टन और पिस्टन सिलेंडर क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। अगर ऑयल की वजह से अगर होगा तो ऑयल अगर निकल गया, ऑयल की वजह से अगर इंजन सीज होगा तो पूरा फुल इंजन आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल करना पड़ेगा फुल इंजन। अगर इंजन ऑयल की वजह से सीज हुआ है तो क्या करेंगे आप? फुल इंजन होगा ओवरऑल। और अगर इंजन सिर्फ पानी की वजह से सीज हुआ है तो पिस्टन और पिस्टन सिलेंडर से ही क्या कर लेंगे आप? सही कर लेंगे। दोनों अलग अलग चीज है कि भाई इंजन तो सीज हो गया, पिस्टन जाम हो गया, तो कस्टमर को खर्चा बताना है। तो अगर वो लिक्विड कूल्ड इंजन है, पानी की वजह से हुआ है, तो ठीक है भाई, इसका हेड ब्लॉक चेंज करके हम लोग दे देंगे, गाड़ी स्टार्ट है, क्योंकि इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो नहीं खराब हुई, कैम शाफ्ट खराब नहीं हुई, टाइमिंग चेन खराब नहीं हुई। लेकिन ऑयल की वजह से खराब है तो सब कुछ आपको ओवरऑल करना पड़ेगा। तो दो तरीके से इंजन सीज होगा, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो तीनों चीज का समझ में आया आपको? एयर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन, ये तीनों कंपनी ने अलग अलग डिजाइन किया है कि इसकी लुकिंग क्या रखनी है, इसकी शेप क्या रखनी है। तो ये चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि इंजन तो कोई आपको बोलता है इंजन सब एक बराबर है, एक बराबर बिल्कुल भी नहीं है भाई। हर इंजन का कॉन्सेप्ट अलग है। आपके सामने 3 इंजन रखे, 2 और रख लूंगा तो उसमें अलग टेक्नोलॉजी आ गई। आप बोलोगे साहब वही तो रिंग है, वही पिस्टन है, वही क्रैंक है, लेकिन फिर भी इंटरनल चीज वही है, पिस्टन, हेड, ब्लॉक, क्रैंक, लेकिन बाकी जो चीज़ है वो सब कुछ अलग है। सबका बोर करने का खर्चा अलग है, सब में पैसा अलग लगेगा, सबका स्पेयर पार्ट महंगा आएगा। कौन सा इंजन किस वजह से खराब हुआ है उसका ही पैसा अलग है। इंजन ऑयल की वजह से खराब हुआ तो पूरा इंजन होगा, इंजन पानी की वजह से खराब हुआ तो हाफ इंजन से काम चल जाएगा। इसलिए आपको इतने सारे इंजन यहाँ पर रखे हुए हैं जिससे आपको समझ में आए। खाने का टाइम हो रहा आप लोगों का, नहीं तो क्लास अभी और लंबी चलाते, लंच करके आइए, फिर क्लास को आप अभी करते हैं कंटिन्यू। जो मैंने अभी तक आपको बताया इसमें क्या क्या डाउट है वो बताइए। पूछिए सर, एक नहीं 2 पूछिए। किसमें?